Good evening, students. Welcome to Shoaib Masroor Tutorials and you are watching English Grammar Series. हमने अपने लास्ट लेक्चर में टेंसेस को डिस्कस किया था. उसमें हमने टेंसेस के टाइप्स डिस्कस किए थे और टेंसेस का पहला टाइप जो कि है प्रेजेंट टेंस, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर इट्स लिंक, क्योंकि उसके बिना आपको ये लेक्चर थोड़ा मुश्किल से समझ आएगा. उसमें मैंने टेंसेस के बेसिक्स को क्लियर किया है, टेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो सब क्लियर किया है और पूरा प्रेजेंट टेंस समझाया है. अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आ गया है तो आपको फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा. तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. तो शुरू करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था प्रेजेंट टेंस. तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस और उसके 4 टाइप्स. पास्ट टेंस का पहला टाइप होता है द सिंपल पास्ट टेंस, जिसको कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? जिसके बारे में आप श्योर ना हो या डेफिनेट ना हो कोई चीज, उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं. अब इसको इंडेफिनिट हम क्यों कहते हैं? इतनी बात आपको पता है कि पास्ट टेंस हम जब यूज करेंगे जब काम पास्ट में हुआ है, यानी पिछले जमाने में या गुजरे हुए टाइम में हुआ है, इसलिए हम उसको पास्ट कंसिडर करते हैं. लेकिन सिंपल पास्ट में क्या होता है कि हमारा काम कितना कंप्लीट हुआ है इस बात का कोई डेफिनेट आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं. अब पहली चीज जो आप यहां देखें, जब भी हम इस टेंस में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको कि हम अफर्मेटिव्स भी कहते हैं, तो तब हमको ये गिवन फॉर्मूला यूज करना है, या आप इसको थंब रूल भी कह सकते हैं. ये कभी चेंज नहीं होता है, आप इसको अच्छे से याद कर लें तो आपको कभी भी सिंपल पास्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो कैसे लिखते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस को? पहले आता है सब्जेक्ट, यानी जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जो आपके सेंटेंस का मेन फोकस है. पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बात यहां सबसे इंपॉर्टेंट है. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस. अगर आपने यहां सेकेंड फॉर्म नहीं लिखी तो ये सिंपल पास्ट टेंस नहीं बनेगा. और सिर्फ यही एक ऐसा टेंस है सारे टेंसेस में जहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. बाकी सब में या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, या थर्ड फॉर्म यूज होती है, या फिर आईएनजी फॉर्म यूज होती है वर्ब की. लेकिन द सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है. तो प्लीज मेक श्योर टू रिमेंबर इट एज अ थंब रूल, और इसलिए आप कभी आगे कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप याद रखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखना है. तो अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ लिखा है ही किल्ड द स्नेक विद द स्टोन. उसने स्नेक को स्टोन से मारा. ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, किल्ड यहाँ पर है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि किल वर्ड से बनी है. किल इज द फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मारना. उसकी सेकेंड फॉर्म है किल्ड, और थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होती है. तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आई सब्जेक्ट के बाद, फिर आया द स्नेक जो कि है ऑब्जेक्ट, और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो अब यहाँ देखिए, यहाँ सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि उसने स्नेक को स्टोन से मारा. तो ये बात हमें पता लग रही है कि ये काम पास्ट में हुआ है, लेकिन हम इसके बारे में श्योर नहीं है कि काम एग्जैक्टली कब कंप्लीट हुआ है या कितना कंप्लीट हुआ है. अगर हम ये कहते कि उसने स्नेक को स्टोन से मारा था, यानी स्नेक मर गया था, यानी मारने का काम कंप्लीट हो गया था, तब ये होता पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि काम वहां पे कंप्लीट हो जाता. लेकिन हम इसको इनडेफिनेट कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि स्नेक मर गया था या काम वो कंप्लीट हो चुका था, इसलिए ये इनडेफिनेट की कैटेगरी में आएगा.
तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप कोई भी स्टेटमेंट लिखें या अफर्मेटिव लिखें जिसमें आप कोई बात बता रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इतनी बात आप ध्यान रखें, आप बहुत आसानी से सिंपल पास्ट टेंस को लिख पाएंगे। इसके और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू मॉल, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी गो की, तो इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया स्टेटमेंट या अफर्मेटिव का। अब अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो किस तरह पूछेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, तो आइए उसको भी देखते हैं। उसको लिखने का रूल है कि पहले आएगा डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ये बात हम वर्ब में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से कि वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, पास्ट में कौन सी यूज होती है, प्रेजेंट में क्या यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है। तो इसलिए आप आसानी से समझ जाएंगे अगर आपने वो वीडियो देखी होगी। तो डिड है डू की पास्ट फॉर्म, तो पहले आएगा डिड, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस ही ऐसा टेंस है जहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, कोई और टेंस की कैटेगरी नहीं है जहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर रहे हैं, और डिड पास्ट फॉर्म है डू की, या डू की सेकंड फॉर्म कह सकते हैं आप। डू यानी कि कुछ करना, तो डू की जो सेकंड फॉर्म है वो डिड है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ हेल्पिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज कर ली है। इस बात को आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप ये याद रखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आएगा पहले डिड, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा। ध्यान रखिए कि जब हम इंटेरोगेटिव्स की बात करेंगे यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जो होंगे उनकी बात करेंगे, तो फिर यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ना कि सेकंड फॉर्म, और फिर एज यूजुअल ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। डिड ही किल द स्नेक विद द स्टोन। ऊपर हमने पढ़ा था कि उसने स्नेक को स्टोन से मारा। अब यहाँ उसी बात को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछने के लिए हमने क्या पढ़ा, क्या लगाना है, पहले डिड लगाना है, फिर ही हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, उसको थर्ड पर्सन भी यहाँ कह सकते हैं। फिर आएगा किल, किल क्या है, किल है वर्ब, और यहाँ पे देखिए किल्ड नहीं लिखा, ऊपर लिखा था किल्ड, यहाँ हमने किल लिखा है क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है हमें। फिर आएगा द स्नेक विद द स्टोन, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटेरोगेटिव किस तरह बनाना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या उसने स्टोन से स्नेक को मारा, यस नो टाइप का क्वेश्चन है। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या उसने स्नेक को स्टोन से मारा, तो बस यहाँ पे डिड लगाना है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बात यहाँ नोट करने वाली है। प्लीज मेक श्योर टू राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी जिसमें बात का डिनायल है। अभी हमने सबसे पहले देखा अफर्मेटिव या स्टेटमेंट, जिसमें बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है या स्टेट किया जा रहा है या फिर कंफर्म किया जा रहा है कि ये हुआ था। फिर हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब हम देखेंगे जिसमें डिनायल है बात का, नेगेटिव सेंटेंस, तो वो हम किस तरह बनाएंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डिड, फिर आएगा नॉट क्योंकि मना कर रहे हैं हम, डिनायल है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट किल द स्नेक विद द स्टोन, उसने स्नेक को स्टोन से नहीं मारा। तो देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है यानी जिसके बारे में बात हो रही है,
डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डू की पास्ट टेंस है या सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है डू की, इसलिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर ली है, तभी हमने यहाँ मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। ये बात आप याद रखें। नॉट आएगा क्योंकि यहाँ डिनायल है, बात को निगेटिव सेंस में बताया जा रहा है। फिर आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाना है। आप इसी तरह से और बहुत सारे सेंटेंस खुद बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वही एक तरीका है जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आप जब खुद सेंटेंस बनाएंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसका यूज देखते हैं। क्या यूज है? टू इंडिकेट पास्ट एक्शन, यानी कि जो एक्शन पास्ट में हो चुके हैं वो इंडिकेट करता है सिंपल पास्ट टेंस। अब उसमें दो केसेस हो सकते हैं, एक कि रीसेंट पास्ट में हुआ है कोई काम, यानी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, जैसे कि पिछले हफ्ते या पिछले महीने। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ कार 1 month ago, मैंने कार खरीदी 1 महीने पहले। तो देखिए आई है यहाँ पर सब्जेक्ट, बॉट है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बाय, यानी खरीदना। तो यहाँ पे क्योंकि हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है स्टेटमेंट में सिंपल पास्ट टेंस में, तो यहाँ लिखा है बॉट। फिर अ कार, कार हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस 1 month ago, मैंने 1 महीने पहले कार खरीदी। फिर आता है दूसरा केस जो कि है पिछले जमाने, यानी बहुत पुराने जमाने में कुछ हुआ हो। अभी हमने देखा कि रीसेंट पास्ट में जो चीज हुई है, फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि काफी पहले के जमाने में कुछ हुआ हो, जिसे कह सकते हैं आपके हिस्ट्री का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, द मंगोल्स इन्वेडेड चाइना मैनी टाइम्स, मंगोल्स ने चाइना को काफी बार इन्वेड किया या वहां घुसने की कोशिश करी। तो देखिए यहाँ पे द मंगोल्स है सब्जेक्ट, इन्वेडेड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन्वेड की, इन्वेड होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है इन्वेडेड। तो हमने यहाँ क्योंकि स्टेटमेंट बताना है तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। चाइना हुआ ऑब्जेक्ट और मेनी टाइम्स हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरह से हमने यूज भी पढ़ लिया सिंपल पास्ट टेंस का। आई होप कि कोई भी डाउट आपका जो था सिंपल पास्ट टेंस के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सेकंड कैटेगरी पे आते हैं पास्ट टेंस की, जो कि है द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जब भी हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं तो हमें ये बात पता है कि यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म यूज होती है, जो कि इंडिकेट करती है कि काम हो रहा है। हमने ये बात प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ी थी। प्रेजेंट यानी जब हम अभी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि काम अभी हो रहा है। तो इसी तरह से जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि काम हो रहा था, यानी जिस टाइम फ्रेम को हम रेफर कर रहे हैं या जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं पास्ट में, उस टाइम में वो काम चल रहा था। जैसे कि 1 घंटे पहले मैं कहूँ कि मैं पढ़ा रही थी, तो वो 1 घंटे पहले के टाइम फ्रेम में मैं वो काम कर रही थी। या फिर मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे पहले खाना खा रही थी, तो आई वॉज ईटिंग, तो उस टाइम फ्रेम में मैं वो काम कर रही थी, यानी पास्ट में वो काम चल रहा था, कंटिन्यू था, खत्म नहीं हुआ था। तो ये चीज होती है कॉन्टिन्यूअस, यानी कोई चीज कंटिन्यू कर रही है। ये नाम से ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि वो चीज पास्ट में कंटिन्यू कर रही थी, पास्ट के टाइम फ्रेम में वो काम हो रहा था, खत्म नहीं हुआ था। तो ये तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब। अब इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। पहले आता है सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर आएगा वॉज या फिर वर। अब ये बात मैंने आपको बताई थी कि वॉज कहाँ यूज होता है और वर कहाँ यूज होता है। ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर में काफी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। वर जब भी हम यूज करेंगे तो वो होगा हमेशा प्लूरल के साथ यूज, जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और वॉज आएगा सिंगुलर के साथ, जैसे शी वॉज, आई वॉज, ही वॉज।
और जब भी दे का इस्तेमाल होगा तो वर आएगा, या फिर वी का इस्तेमाल होगा तो वर यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, और जब भी ये होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस टाइप का वो टेंस है। जब भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है तो यानी काम चल रहा है, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इस रूल को आप याद रख लें अच्छे से, तो आपको फिर बहुत आसानी होगी सेंटेंसेस बनाने में। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रहे थे। खेल रहे थे यानी पास्ट की बात है, जिस टाइम फ्रेम की बात हो रही है उसमें वो खेल रहे थे, यानी कि खेलने का जो काम है वो उस टाइम चल रहा था। तो देखिए पहले आया यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि है दे, फिर आया वर, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने वर का यूज किया है एज अ हेल्पिंग वर्ब। फिर आया प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए वर्ब प्लस आईएनजी का यूज हुआ है। फिर इन द गार्डन जो कि है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रहे थे। इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि वो खा रहा था, या वो खेल रहे थे, या वो कहीं जा रहे थे, तो जब भी ये वाली सेंस आएगी कि कोई काम पास्ट में चल रहा था तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। वर दे प्लेइंग इन द पार्क, क्या वो पार्क में खेल रहे थे। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ था कि वो गार्डन में खेल रहे थे, ये बात बताई जा रही थी, तो ये जो था ये स्टेटमेंट था या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया यानी क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ आएगा पहले was या वर, जैसी भी सिचुएशन होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट तो वर आएगा। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस बात को आप नोट कर लें कि इंटेरोगेटिव्स को किस तरह लिखना है। पहले आता है was या फिर वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये बात मैंने आपको दोबारा बता दी। आई होप आपने नोट कर ली होगी। नोट करेंगे तो आपको याद रह पाएगा और बाकी के सेंटेंस बनाने में भी आपको बहुत आसानी होगी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। दे वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पर डिनायल है बात का, यानी नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह लिखना है, यहाँ पर पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आएगा was या वर। was इस केस में आएगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि he, she या I। क्योंकि यहाँ पे दे है तो आप वर लिखेंगे। फिर आएगा not, क्योंकि यहाँ बात को डिनाई किया जा रहा है। फिर आएगा playing, verb प्लस ing, फिर आएगा in the park जो कि है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए, स्टेटमेंट भी, क्वेश्चन वाला सेंटेंस भी और नेगेटिव सेंटेंस भी। तो आई होप आपको ये रूल याद हो गया होगा, आपने लिख लिया होगा। प्लीज इसको जरूर नोट डाउन करें क्योंकि आपको आगे के लिए बहुत काम में आएगा। अब हम आते हैं इसके यूजेस पे। पहला इसका यूज है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ पॉइंट इन द पास्ट। ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा था, यानी कंटिन्यूड था। जैसे कि शी वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, वो शीशे में देख रही थी, यानी जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम वो शीशे में देख रही थी। तो देखिए यहाँ पे ये लुकिंग वर्ड से ही आप समझ जाएंगे। एक तो यहाँ वॉज आ रहा है, वॉज हम सिर्फ पास्ट में ही यूज करते हैं, वर और वॉज हमेशा पास्ट में यूज होंगे। और यहाँ वॉज इसलिए यूज हुआ क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिर्फ एक लड़की की बात हो रही है। तो शी सब्जेक्ट, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, लुकिंग वर्ब प्लस आईएनजी, इनटू द मिरर ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट के किसी पॉइंट पे चल रहा था।
सेकेंड देखिए, टू सजेस्ट ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन इन द पास्ट, ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। यहाँ तो था कि वो मिरर में देख रही थी, तो इसमें कोई ग्रेजुअल चेंज नहीं है, बस वो देख रही थी, एक काम हो रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पे ना काम में प्रोग्रेस आएगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। जैसे कि इट वॉज गेटिंग डार्क, यानी अंधेरा होने लगा था, अंधेरा होने लगा था। तो अंधेरा जब होता है तो धीरे धीरे होता है, सनसेट होता है, हल्की हल्की रोशनी होती है, उसके बाद फिर डार्कनेस हो जाती है, तो वो ग्रेजुअल चेंज होता है। तो इट वॉज गेटिंग डार्क। नेक्स्ट केस देखिए, टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शंस, ऐसे एक्शन जो साथ साथ चल रहे हो। पैरेलल एक्शन यानी आप कोई काम कर रहे हैं, आपके पास जो बैठा है वो कोई दूसरा काम कर रहा है उसी टाइम पे। तो पास्ट में जब पैरेलल एक्शन चल रहे हैं यानी साइमल्टेनियसली कोई काम चल रहे हैं, तो वो पैरेलल एक्शंस कहेंगे। While I was reading the book, she was watching TV. जब मैं बुक रीड कर रही थी, वो टीवी देख रही थी। यानी आप पास्ट के एक पॉइंट पे बुक रीड कर रहे थे, ये काम कंटिन्यूड था पास्ट में। तो आपके साथ जो थी, she was watching TV, वो टीवी देख रही थी। तो ये पैरेलल एक्शंस हैं। तो ये हो गए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जो कि है द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी क्या पहचान होती है, क्या काम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, या ये बाकी के पास्ट टेंस से किस तरह अलग है, तो हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट क्या चीज होती है? परफेक्ट वो चीज होती है जो अपने आप में कंप्लीट हो, जिसमें कोई भी खामी ना हो, जो पूरी हो, जिसे किसी भी और चीज की जरूरत ना हो। तो इसलिए यहाँ वर्ड परफेक्ट का यूज हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस में काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। जो काम के होने की स्टेट है वो कंप्लीट है। जब हमने इंडेफिनिट पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट में हमें ये नहीं पता था कि काम एग्जैक्टली कंप्लीट हो चुका है या नहीं, इसलिए हमने उसको इंडेफिनिट कहा था। जब हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने ये पढ़ा कि काम पास्ट में चल रहा था, यानी कि काम तब कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये परफेक्ट इसीलिए है क्योंकि ये काम पास्ट में पूरा हो चुका है। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है। पहले आता है सब्जेक्ट, यानी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में। फिर आएगा हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड को याद रखिए, ये हमेशा हमेशा पास्ट के लिए ही यूज होगा हैड। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ हैव आता है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। और फिर आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। तो अब देखिए कितना डिस्टिंक्शन है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा तो वहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई थी। जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा तो वहाँ पे वर्ब प्लस ING यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे यूज होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये बात आप अच्छे से याद रखें, तो आप बहुत आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को समझ पाएंगे और खुद भी इनको लिख पाएंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है यू हैड लेफ्ट व्हेन ही अराइव्ड। तुम जा चुके थे जब वो आया। तो देखिए जाने का काम जो है वो पूरा हो चुका है। तुम जा चुके थे यानी जाने का काम प्रोग्रेस में नहीं है। लीविंग नहीं कहा हमने, लेफ्ट कहा हमने, क्योंकि जाने का काम पूरा हो चुका था जब वो आया। तो देखिए यहाँ पर इसलिए ये थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है। पहली फॉर्म होती है लीव, फिर होती है लेफ्ट, सेकेंड फॉर्म भी लेफ्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट ही होती है इस वर्ब की। तो यू हैड लेफ्ट व्हेन ही अराइव्ड, तो जाने का जो काम है वो कंप्लीट है। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट या अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं क्वेश्चन सेंटेंस पे या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो इंटेरोगेटिव किस तरह बनाएंगे? पहले आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, हैड यू लेफ्ट, लेफ्ट हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब,
फिर आएगा when he arrived, जो कि है रिमेनिंग पार्ट। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या तुम जा चुके थे जब वो आया, क्या तुम जा चुके थे जब वो आया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हैड पहले आ जाएगा, बाकी फिर आपका सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं जो कि है नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें डिनायल होगा बात का। You had not left when he arrived. तुम नहीं गए थे जब वो आया, तुम नहीं जा चुके थे जब वो आया। अब इस तरह के सेंटेंस हम रेगुलर जो हमारी लैंग्वेज होती है या जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है उसमें हम कम यूज करते हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ने में या सुनने में ये अजीब जरूर लगते हैं, बट यू कांट रियली हेल्प इट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है नेगेटिव सेंटेंस में, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यू, या जो भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा पहले सब्जेक्ट आएगा, जो इस केस में है यू यानी कि तुम, फिर आप हैड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फिर आएगा लेफ्ट जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, व्हेन ही अराइव्ड ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो आप और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें तो आपको बेहतर समझ में आएंगे टेंसेस। तो इसके यूज देखते हैं। इसका यूज है टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो ऑलरेडी पास्ट के एक टाइम पे कंप्लीट हो चुका था किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले, यानी दूसरा काम बाद में शुरू हुआ, एक काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, कंप्लीटेड है, इसलिए वो परफेक्ट टेंस का पार्ट है क्योंकि वो काम कंप्लीटेड है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू द स्कूल आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, यानी कि बारिश जब रुक गई, यानी बारिश के होने का काम पूरा हो गया, दैट मीन्स परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज हुआ है। रेन हैड स्टॉप्ड, उसके बाद वो स्कूल गया। तो एक काम जब पूरा हो गया तब दूसरा काम पास्ट में शुरू हुआ। ये जो स्कूल जाने वाला काम है वो तब हुआ जब बारिश रुक गई। तो इस केस में यूज हो सकता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ये पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, रेन हैड स्टॉप्ड। टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट, ऐसी कंडीशन को एक्सप्रेस करना जो शायद होती, यानी अनफुलफिल्ड रह गई, जो पास्ट में हो सकती थी। जैसे कि आई हैड नोन यू वर इल आई वुड हैव कम टू यू, मुझे पता होता कि तुम बीमार थे तो मैं तुम्हारे पास आता। तो यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, नोन हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि नो की फॉर्म होती है, यानी जानने की। आई हैड नोन यू वर इल आई वुड हैव कम टू यू, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। अगर मुझे पता होता, यानी ये काम अगर पास्ट में हो जाता, अनफुलफिल्ड रह गया, ये हो सकता था, यानी ये काम परफेक्ट हो सकता था। इस केस को भी हम परफेक्ट टेंस ही कंसिडर करेंगे, ऐसी कंडीशन जो अनफुलफिल्ड रह गई, जो कि हो जाती, यानी ये काम पास्ट में कंप्लीट हो जाता। तो आई हैड नोन यू वर इल, मुझे पता होता कि तुम बीमार थे, आई वुड हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आता। तो ये हो गए इसके कुछ यूजेस। फोर्थ पार्ट पे आते हैं जो कि है द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये लीस्ट यूज्ड होता है, इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि एग्जाम की वजह से हमें पढ़ना है, हो सकता है कि कोई इस तरह का क्वेश्चन हो जहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ हो और आप ना समझ पाएं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते, हम इसको भी पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों बातों का जिक्र हो रहा है, यानी ये काम हो रहा है, परफेक्ट है मतलब खत्म हो रहा है, और कंटिन्यू भी कर रहा है। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, लेकिन ये दोनों का ही मिक्सचर होता है,
यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही। अब हम इनको किस तरह पहचानेंगे? यहाँ पर एक पास्ट में टाइम फ्रेम दिया होगा, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया होगा जिसमें ये काम हो रहा होगा, उस टाइम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में अर्लियर हमने टाइम फ्रेम उस तरह से नहीं देखा है, यहाँ पे ये अलग है कि यहाँ पे टाइम फ्रेम एग्जैक्टली बताया होगा कि कब की बात हो रही है, ये काम कब हो रहा था या कौन से टाइम में पास्ट में ये काम कंटिन्यू कर रहा था। पहले तो हम इसके लिखने का तरीका देखते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड बीन, तो ये अलग बनाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। हमने अभी देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैड का यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है, क्योंकि पास्ट में ये काम चल रहा है तो इसलिए वर्ब प्लस आईएनजी यूज होगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से क्रिकेट खेल रहा था। हैड बीन प्लेइंग, बचपन से खेल रहा था, तो सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन का टाइम फ्रेम दिया गया है कि वो बचपन से खेल रहा था। तो ही हो गया सब्जेक्ट, फिर आता है हैड बीन। जब भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तो हैड बीन उसकी एक पहचान है कि हैड बीन उसमें जरूर आएगा। फिर आएगा वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ पे ना सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, ना थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ना सिंपल रूट फॉर्म यूज हो रही है वर्ब की, यहाँ पर होगी वर्ब प्लस आईएनजी यूज। फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वो बचपन से क्रिकेट खेल रहा था, ये काम बचपन में हो रहा था, ये टाइम फ्रेम बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, तो गार्डनर जो है वो पौधों में सुबह से पानी डाल रहा था, सुबह से डाल रहा था। अब यहाँ सिंस मॉर्निंग है, एक टाइम फ्रेम बता दिया कि पानी डालने का काम कब से चल रहा था, सुबह से चल रहा था और वो अब खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ पर हैड बीन है, क्योंकि वो काम अब परफेक्ट हो चुका है। सुबह वो काम चल रहा था उस टाइम में और अब वो काम खत्म हो गया है, तो इसलिए ये परफेक्ट भी है। और क्योंकि यहाँ टाइम फ्रेम बताया जा रहा है कि पास्ट में किस टाइम चल रहा था, तो एक टाइम पे चल रहा था पास्ट में और फिर वो काम खत्म हो गया, तो इसलिए परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का ये मिक्सचर होता है। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि है हैड ही बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, तो क्या वो सुबह से पौधों में पानी डाल रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, ऊपर हमने देखा स्टेटमेंट था, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जब हमें करना होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो पहले तो हम हैड लिखेंगे, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये दोनों चीजें आएंगी, हैड ही बीन, फिर आएगा हमारा वर्ब प्लस आईएनजी, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हैड ही बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, तो इसमें बस ये पूछा जा रहा है कि क्या वो सुबह से पौधों में पानी डाल रहा था। तो अगर वो सुबह से पौधों में पानी डाल रहा था तो अब वो काम नहीं हो रहा है, यानी कि काम परफेक्ट है, खत्म हो चुका है, लेकिन वो पास्ट के एक टाइम फ्रेम में चल रहा था, कॉन्टिन्यूअस था, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। पहला है एक्शन इन प्रोग्रेस थ्रू आउट अ पीरियड, यानी कि कोई काम पास्ट में थ्रू आउट अ पीरियड प्रोग्रेस कर रहा है। दे हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर ओवर 3 hours, वो पार्क में खेल रहे थे 3 घंटे से ज्यादा। तो अब देखिए खेल रहे थे, दे हैड बीन, यानी ये काम चल रहा था, कब चल रहा था, पास्ट में। कितनी देर के लिए, यहाँ टाइम पॉइंट बताते हैं क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो ये काम 3 घंटे चला था। पार्क में खेलने का जो काम है वो पास्ट के टाइम में 3 घंटे चला था, तो क्योंकि वो एक टाइम पे चला था तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया प्लेइंग।
और वो काम अब खत्म हो चुका है, प्रोग्रेस उसने कर लिया है, ओवर हो चुका है, तो इसलिए उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। रिपीटेड एक्शन, द टीचर वॉज एंग्री बिकॉज अनिल हैड नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर अ होल वीक। टीचर अनिल से नाराज थी क्योंकि अनिल एक हफ्ते से ज्यादा से अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। तो नॉट डूइंग उस टाइम पे वो नहीं कर रहा था, हैड नॉट बीन डूइंग, तो ये काम पास्ट में हो रहा था, या नहीं करने का जो काम है ये पास्ट में कंटिन्यू कर रहा था, एक हफ्ते तक कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पे जब भी आप देखेंगे कि टाइम फ्रेम भी एग्जैक्ट बताया है और वो एक टाइम पे काम चल रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होगा। तो अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस पे, यानी कि जो काम हो सकता है, फ्यूचर में होगा या हो सकता है या हो रहा होगा फ्यूचर में, इस तरह की कंडीशंस को हम फ्यूचर टेंस में डील करेंगे। पहला है द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अब देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है। इसमें हम यूजुअली ऐसी बातें बताते हैं जो कि हम प्लान करते हैं कि हम ये काम करेंगे या हम कल कहीं जाएंगे, जो हमारे प्लान्ड एक्शंस होते हैं, जो होना है काम फ्यूचर में। तो देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा शैल या विल, फिर यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ लिखा है आई शैल गो टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जाऊंगा, ये फ्यूचर की बात है, यानी आपने सोचा है कि आप आगरा जाएंगे। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, शैल या विल का यूज करेंगे क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फिर गो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जाने की फर्स्ट फॉर्म है गो। फिर टू आगरा टुमारो, ये ऑब्जेक्ट या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस कह लें आप, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है, यानी मैं कल आगरा जाऊंगा। तो अब आप ये देखें कि यहाँ शैल लिखा है और कुछ एग्जाम्पल्स में विल लिखा होगा, क्योंकि शैल या विल इन दोनों में से एक ही हेल्पिंग वर्ब आप फ्यूचर टेंस के लिए यूज करेंगे। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ शैल यूज होना है या कहाँ विल यूज होना है। तो देखिए विल हम जब यूज करेंगे जब आप डिटरमाइंड हैं कि आप कोई काम करेंगे, या फिर आप अग्रेसिवली बोल रहे हैं कि आप कोई काम करेंगे, या आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप कोई काम करेंगे। तो विल तीन चीजों को डिनोट करता है कि डिटर्मिनेशन है काम के बारे में, ठीक है, कि आपने ठान लिया है कि ये तो फ्यूचर में काम करना ही करना है। जैसे कि आपकी तैयारी कि आप बीकॉम एंट्रेंस क्रैक करेंगे, तो आई विल क्रैक बीकॉम एंट्रेंस, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन है। आई होप आप सब में ये डिटर्मिनेशन हो कि आप बीकॉम एंट्रेंस क्रैक करेंगे। तो एक तो ये कंडीशन हो गई विल यूज करने की। सेकंड है कि आपने प्रॉमिस किया किसी से कि आई विल गिव यू योर मनी बैक, आपने किसी से उधार लिया है, आप उससे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तो ये हो गया प्रॉमिस का एग्जाम्पल। फिर आता है जब आप रेज या एंगर में कुछ कह दें, जैसे आप किसी से कह दें आई विल किल यू, गुस्से में लोग कह देते हैं या आई विल हिट यू, मैं तुम्हें मारूंगा, तो तब वहां पे एंगर वाली सिचुएशन है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो वहां विल का यूज होगा, और बाकी इसके अलावा जो सिचुएशन होगी वहां आप शैल का यूज करेंगे। जैसे कि आप किसी से परमिशन लेते हैं, शैल आई कम इन, शैल आई कम इन मैम, तो वहां पर डिटर्मिनेशन नहीं है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, आप ऐसे गुस्से में पूछेंगे, इस तरह से नहीं। आप पोलाइटली जब कोई काम करेंगे या पोलाइट कोई जेस्चर होगा जहां पे डिटर्मिनेशन नहीं होगा या फिर, तो वहां पे आप शैल का यूज करेंगे। अब आप देखें यहाँ लिखा है आई शैल गो टू आगरा टुमारो, तो यहाँ पर ना डिटर्मिनेशन नहीं है, या ये बात आप बिल्कुल कंफर्म होके नहीं कह रहे कि ये काम मैं कल करूंगा ही करूंगा या मैं कल आगरा जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये जो चीज है इसमें डिटर्मिनेशन लैक कर रहा है, तो यहाँ पर शैल का यूज हुआ है।
अब आगे चलते हैं। यू विल हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्टी। अब यहाँ पर कोई किसी को एक तरीके से कमांड दे रहा है, तो यहाँ पे भी डिटर्मिनेशन शो हुआ है कि तुम उसकी मदद करोगे उसकी मुश्किल में। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल यूज किया क्योंकि यहाँ पे कमांड वाली फॉर्म है, कोई आपको बता रहा है कि तुम ये फ्यूचर में काम करोगे, यानी ये काम करने का आपको ऑर्डर मिल रहा है। तो यानी जो आपको ऑर्डर दे रहा है तो वो डिटरमाइन है इस बारे में कि आपको ये काम करना ही करना है, तो इसलिए यहाँ विल यूज हुआ है। हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मदद करने की। हिम इन हिज डिफिकल्टी, ये ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो ये दोनों हमने स्टेटमेंट के एग्जाम्पल देख लिए जब हम फ्यूचर में कोई काम करेंगे या करने की प्लानिंग है, या कोई हमसे कह रहा है फ्यूचर में कोई काम करने के लिए। फिर देखिए, विल यू हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्टी, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि क्या तुम उसकी मुश्किल में उसकी मदद करोगे। तो विल आएगा पहले या फिर शैल, जैसी भी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करते हुए विल या शैल का यूज करेंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगी ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, यू विल नॉट हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्टी, तुम उसकी मदद नहीं करोगे उसकी मुश्किल में। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, मना किया जा रहा है कोई काम करने से, फ्यूचर में कोई काम करने से मना किया जा रहा है। तो उसको कैसे लिखा है, पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर विल, क्योंकि यहाँ पे बात कहने का जो सेंस है वो ऑर्डर की तरह है, डिटर्मिनेशन है उसमें, तो विल लिखा है। फिर आएगा नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आएगा हेल्प, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फिर ऑब्जेक्ट जो कि है हिम, फिर आएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो हमने अब सब एग्जाम्पल देख लिए, हमने स्टेटमेंट भी देख लिया, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लिया, हमने नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिया। सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह होगा, जब आपने कुछ प्लान किया है, कोई काम होना है या आप कोई काम करेंगे, तो वो जो सिचुएशन है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस की। उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, पहला है टू से व्हाट वी थिंक विल हैपन, यानी हम अंदाजा लगाएंगे जो होने वाला है। इस बात का जब हम अंदाजा लगाते हैं, इस तरह की जो हम बात करते हैं, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस का पार्ट होते हैं। जैसे कि द फेयर विल लास्ट फॉर अ वीक, मेला जो है वो एक हफ्ते तक चलेगा, यानी फ्यूचर में वो एक हफ्ते तक चलेगा। तो ये आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, अंदाजा लगा रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो ये कंडीशन हो गई। और किस तरह यूज कर सकते हैं, टू इंडिकेट एन ऑफर और अ प्रॉमिस, जब आप किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं तो आप वो फ्यूचर में फुलफिल करेंगे, तो उस केस में भी वो सिंपल फ्यूचर टेंस का पार्ट होगा। जैसे आई विल गिव यू अ नाइस गिफ्ट इफ यू पास, अगर आप पास हो जाएंगे तो मैं आपको एक गिफ्ट दूंगी। तो ये काम फ्यूचर में होना है, तो इस बात में आप क्योंकि प्रॉमिस कर रहे हैं तो यहाँ आपने विल का यूज किया है। तो ये कंडीशन हो गई कि जब आप कोई ऑफर किसी को दे रहे हैं या प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर तुम पास हो गए तब तुमको एक गिफ्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस होप्स एक्सपेक्टेशन, जब आपको किसी चीज की उम्मीद हो, आपने कोई एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हो कि वो फ्यूचर में इस तरह का कोई काम होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है, आई होप शी विल गेट अ जॉब, मैं उम्मीद करती हूँ कि उसको जॉब मिल जाए। तो ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का पार्ट होगा। अब हम आते हैं द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो अभी तक हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ा है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उस टाइम पे यानी प्रेजेंट में वो काम चल रहा है। पास्ट में हमने पढ़ा था कि वो पास्ट के एक टाइम फ्रेम में काम चल रहा था, पास्ट में प्रोग्रेस में था। अब फ्यूचर में क्या होगा कि फ्यूचर के एक टाइम फ्रेम में वो काम चल रहा होगा, यानी जैसे कि आप कहीं जा रहे होंगे या आप खाना खा रहे होंगे फ्यूचर के किसी टाइम में। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं जो फ्यूचर में चल रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे, जिस टाइम फ्रेम का आप जिक्र कर रहे हैं फ्यूचर में, तो वो पार्ट होंगे द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब इसको किस तरह लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं,
फिर आता है शैल बी या विल बी, जिस तरह की सिचुएशन है उस पर डिपेंड करते हुए। फिर आता है वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो जहां भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो पास्ट की बात करें हम या फ्यूचर की बात करें या फिर प्रेजेंट की बात करें, हमेशा जहां भी कॉन्टिन्यूअस आएगा आप वर्ब प्लस आईएनजी ही लिखेंगे। और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, द ट्रेन विल बी लीविंग सून, यानी ट्रेन जल्दी जाने वाली होगी, यानी कि फ्यूचर में ये काम होने वाला होगा। तो द ट्रेन सब्जेक्ट है, फिर आएगा विल बी, फिर आएगा लीविंग यानी वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखिए, विल द ट्रेन बी लीविंग सून, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ट्रेन जल्दी जाने वाली होगी, यानी क्या फ्यूचर में ये काम होने वाला होगा, ये सेंस है इस बात की। तो उसको किस तरह लिखेंगे, पहले आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर आएगा वर्ब प्लस आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्वेश्चन बनाने का तरीका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये पूछने का कि क्या फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा या कंटिन्यू कर रहा होगा, ये सवाल पूछेंगे आप। फिर देखिए थर्ड है, द ट्रेन विल नॉट बी लीविंग सून, यानी ट्रेन जल्दी जाने वाली नहीं होगी, यानी इस काम को डिनाई किया जा रहा है। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो किस तरह होगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि इस केस में है द ट्रेन, फिर आएगा विल, फिर नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, फिर आएगा बी, फिर आएगा वर्ब और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमने स्टेटमेंट भी देख लिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी देख लिया और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिया कि फ्यूचर टेंस में किस तरह होगा। इसकी सिंपल टेंस ये है कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, कंटिन्यू कर रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होंगे। इसके यूजेस देखिए, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में प्रोग्रेस कर रहा हो या चल रहा हो। टुमारो एट दिस टाइम आई शैल बी टेकिंग माई टेस्ट, कल इसी वक्त पे मैं अपना टेस्ट कर रहा होगा, यानी ये काम कल फ्यूचर में हो रहा होगा। तो ये इसकी कंडीशन हो गई कि फ्यूचर में कोई काम जब प्रोग्रेस करेगा। नेक्स्ट देखिए, टू डिस्क्राइब इवेंट विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स, ऐसा काम जो कि नॉर्मली होता है और फ्यूचर में भी होगा, फ्यूचर में हो रहा होगा, कंटिन्यू कर रहा होगा। जैसे कि आई विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जा रहा होऊंगा, तो ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल है नॉर्मल कोर्स का, यानी जो काम आप करते हैं, तो स्कूल आप जाते हैं, रोज जाते हैं, तो ये नॉर्मल कोर्स है, ऐसा काम जो आप रोज करते हैं, और ये काम कल भी हो रहा होगा, यानी मैं कल स्कूल जा रही होंगी या जा रहा होगा। तो ये इसका एक और एग्जाम्पल हो गया यूज का। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड इसका यूज है पोलाइट क्वेश्चन, जब आप पोलाइटली किसी से कोई सवाल पूछेंगे तो तब आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। किस तरह करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, व्हेन विल यू बी फिनिशिंग दिस वर्क, आपका ये काम कब पूरा हो जाएगा, यानी काम अभी चल रहा है, तो व्हेन विल यू बी फिनिशिंग दिस वर्क, ये काम कब पूरा हो जाएगा। तो ये फिनिशिंग से यहाँ पे ये अंदाजा लग रहा है कि ये काम अभी चल रहा है, ये पूछा जा रहा है कि कब खत्म हो जाएगा। तो ये आप पोलाइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये काम आपका कब खत्म हो जाएगा, ये भी एक यूज हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के, जो कि है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर में जो ये काम होगा ये कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में। इस बात की एक तरीके से गारंटी होती है, क्योंकि जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे काम कंप्लीट होना होता है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा शैल हैव या विल हैव डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है हमेशा जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, फिर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो
या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे वर्ब की, क्योंकि यहाँ पे काम के कंप्लीशन को डिनोट किया जाएगा और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है यू विल हैव रीच्ड होम, तुम घर पहुंच गए होगे, यानी फ्यूचर में तुम घर पहुंच गए होगे, घर पहुंचने का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यू है सब्जेक्ट, फिर आएगा विल हैव क्योंकि ये काम हो जाएगा, विल हैव रीच्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, रीच की थर्ड फॉर्म है, पहुंचने की थर्ड फॉर्म, होम ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी कि तुम घर पहुंच गए होगे, यानी फ्यूचर में तुम घर पहुंच गए होगे और घर पहुंचने का काम कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि ये काम कंप्लीट होगा इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, विल यू हैव रीच्ड होम, क्या तुम घर पहुंच गए होगे। जैसे पूछते हैं किसी से कि क्या आप वहां पहुंच गए होंगे तब तक, कोई टाइम फ्रेम भी बता सकते हैं। विल यू हैव रीच्ड होम बाय 5, क्या तुम 5 बजे तक घर पहुंच गए होंगे। तो ये सवाल है, तो सवाल जब पूछेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो उसके लिए पहले आप विल लिखेंगे या शैल लिखेंगे, जिस तरह की भी सिचुएशन होगी। ये बात हमने क्लियर कर ली है कि विल का कहाँ यूज होता है और शैल का कहाँ यूज होता है। तो विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव और फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसी तरह से जब हम डिनाई करेंगे किसी बात को तो वो किस तरह से होगा नेगेटिव सेंटेंस, वो होगा यू विल नॉट हैव रीच्ड होम, तुम घर नहीं पहुंचे होगे, यानी फ्यूचर में इस काम के पूरे होने को डिनाई किया जा रहा है। ये काम पूरा हो सकता था लेकिन इसको डिनाई किया जा रहा है कि ये काम फ्यूचर में नहीं हुआ होगा। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा हैव, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो हमने तीनों केसेस पढ़ लिए, स्टेटमेंट भी देख लिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो गया और नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। तो ये बात हमें याद रखनी है कि फ्यूचर में जो काम कंप्लीट हो चुका होगा किसी टाइम तक या किसी टाइम में फ्यूचर में, वो परफेक्ट टेंस का पार्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट होगा। इसके यूजेस क्या है? It is used to describe an action which will be completed at some point of time in the future. बस सिंपली इसके एग्जाम्पल वो होंगे जो कि ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि by the end of next year we shall have shifted to our new house. तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगले साल के एंड तक we shall have शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस, हम अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके होंगे अगले साल के एंड तक, यानी ये टाइम बता जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर के एंड में नए घर में शिफ्ट होने का जो काम है वो हो गया होगा यानी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट है। फिर देखिए, ही शैल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क बिफोर इवनिंग, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा शाम से पहले। तो यहाँ टाइम भी बताया जा रहा है कि शाम से पहले उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, यानी फ्यूचर में शाम से पहले वो होमवर्क कंप्लीट होने का काम हो गया होगा, कंप्लीटेड, इसलिए ये थर्ड फॉर्म का यहाँ यूज हुआ है। तो ये तो हो गई फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात। अब हम आते हैं फाइनल पार्ट पे जो कि है द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो हमेशा परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक कल्मिनेशन होता है या एक मिक्सचर होता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है। तो देखिए इसमें पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा शैल या विल, फिर आएगा हैव बीन, फिर आएगा वर्ब प्लस आईएनजी क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए, शी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 hours। तो अब हम इसमें बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कितनी देर से हो रहा होगा। टाइम फ्रेम हमेशा बताया जाएगा जब भी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात साथ में करेंगे।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा टाइम फ्रेम का जिक्र होगा, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, उसमें टाइम फ्रेम जरूर बताया जाएगा। अब क्योंकि ये काम फ्यूचर में हो रहा है, ये बताया जाएगा कि फ्यूचर में ये काम कितनी देर से हो रहा होगा, यानी काम चल रहा होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है शी विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, यानी वो म्यूजिक सीख रही होगी। लर्निंग यानी ये काम चल रहा होगा, फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, और कितनी देर से कंटिन्यू हो रहा होगा, 2 घंटे से। तो ये टाइम फ्रेम का यहाँ जिक्र है। तो जैसे यहाँ शी सब्जेक्ट है, विल, फिर हैव बीन आया, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल। ये काम हो रहा होगा और कब से हो रहा होगा, 2 घंटे से यहाँ पे म्यूजिक सीखा जा रहा है फ्यूचर में। म्यूजिक सीखने का काम 2 घंटे से चल रहा होगा, ये बात कही जा रही है। Will she have been learning music for 2 hours? यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो 2 घंटे से म्यूजिक सीख रही होगी, या फ्यूचर में म्यूजिक सीखने का ये काम 2 घंटे से चल रहा होगा। ये बात क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछने के लिए पहले हम will का यूज करेंगे या shall का यूज करेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा have been, जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है कि यहाँ पे have been आएगा। फिर आएगा लर्निंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या वो म्यूजिक सीख रही होगी 2 घंटे से। तो फ्यूचर में ये काम चल रहा होगा 2 घंटे से। She will not have been learning music for 2 hours. वो 2 घंटे से म्यूजिक नहीं सीख रही होगी। यहाँ इस बात को डिनाई किया जा रहा है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर आया विल, फिर नॉट, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे डिनायल है, फिर आया हैव बीन, फिर आया लर्निंग जो कि वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म है, और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमने स्टेटमेंट देख लिया, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लिया और हमने नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिया। अब हम इसके यूज पे आते हैं। ये किस लिए यूज होता है? तो डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर। ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करेगा जो फ्यूचर में एक टाइम पर चल रहा होगा और वो एक टाइम के बाद पूरा हो जाएगा। इसलिए प्रोग्रेस दिखाई है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है और वो खत्म भी हो जाएगा फ्यूचर में ही, क्योंकि परफेक्ट टेंस भी है, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट बोथ। और क्योंकि ये फ्यूचर का पार्ट है तो इसलिए ये होगा द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, शी विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि वो फ्रेंच सीख रही होगी 2 सालों से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस साल के आखिर में उसको फ्रेंच सीखते हुए 2 साल हो जाएंगे। अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे, यानी सीखने का काम प्रोग्रेस में है, लर्निंग का काम प्रोग्रेस में है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जब इस साल का एंड होगा तो फ्रेंच सीखने का काम वो पूरा हो जाएगा, 2 साल हो जाएंगे उसको, तो इसलिए परफेक्ट टेंस भी है वो। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये एग्जाम्पल है, या उसकी कंडीशन भी बताई गई है, यूज करने का तरीका है। तो यहाँ पे हमारे टेंसेस खत्म होते हैं। टेंसेस के सारे पार्ट्स, उनके सब कैटेगरीज हमने सब कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए हों, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अगर आपको ये अभी समझ भी आ गया है, आप इनको भूल जाएंगे। ट्राई टू मेक मोर सच सेंटेंसेस, जो आज हमने पढ़े इस तरह के आप और सेंटेंसेस बनाएं। अब हम आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पे, जो कि है 1 word फॉर अ सेंटेंस, यानी कि हम इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिसको हम एक वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं, और ये हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस जो है वो है द वन हु स्पीक्स फॉर समवन, जो किसी के लिए कुछ बोलता है, यानी आप अपनी तरफ से किसी को बोलने की अथॉरिटी दे दें। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं,
आप किसी को असाइन कर दें अपनी तरफ से स्टेटमेंट देने के लिए, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को कहते हैं स्पोक्समैन, यानी जो आपकी तरफ से बोले, या स्पोक्स पर्सन भी कह सकते हैं। तो द वन हु स्पीक्स फॉर समवन इज कॉल्ड स्पोक्समैन और स्पोक्स पर्सन। नेक्स्ट देखिए, अ रेमेडी अगेंस्ट ऑल इल्स। ऐसी रेमेडी या ऐसा कोई इलाज जो हर बीमारी को ठीक कर दे, उसको कहते हैं पेनेशिया। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाता हो उसको कहेंगे ग्लूटन। एन अनग्रेटफुल पर्सन विद बैड मैनर्स, ऐसा इंसान जिसके मैनर्स अच्छे ना हो, वो अनग्रेटफुल भी हो, लाउच। लास्ट सेंटेंस है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जब बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी दिखाई जाए सिचुएशन को कहते हैं रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। हमने टेंसेस कंप्लीटली कवर कर लिए हैं, उसके सारे टाइप्स और सब कैटेगरीज को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।